मैंने बहुत सारे ऐसे यूपीएससी क्वालिफाई शिक्षार्थी जिनके मैंने इंटरव्यू देखे, आंसर राइटिंग उनका कॉपी देखा, ठीक है ना। और काफ़ी अनुसंधान करने के बाद में ऐसी प्रमुख बातें जो आंसर राइटिंग के समय हमें ध्यान में रखनी है वो मैंने तैयार करी है। जैसे साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करें तो पहला काम क्या करना है, सुनिए मैं आपको बता, लास्ट में मैं आपको एक प्रश्न और उसका आंसर राइटिंग का भी बताऊंगा। सबसे पहले कि प्रश्न को कम से कम 2 बार अच्छे से पढ़ें। हमारे सामने जो पहला टास्क होता है ना, आप इस चीज़ को समझ जाइए कि जो सबसे पहली हमारे सामने चुनौती होती है ना, वो प्रश्न को समझने की होती है। कई प्रश्न ऐसे होते हैं जो अलग अलग भागों में वर्गीकृत होते हैं। जैसे कोई प्रश्न जिसमें अर्थ भी पूछा गया है, जिसमें विशेषताएं भी पूछी गई हैं, जिसमें प्रकृति भी पूछी गई है, जिसमें समालोचना भी पूछी गई है। तो यानी इस तरीके से जो प्रश्न है ना, वो 4 भागों में वर्गीकृत हो गया। और पता चले कि हमने अर्थ और विशेषता में ही पूरा आंसर कंप्लीट कर दिया। तो सबसे पहला जो हमारा टास्क है वो यही है कि प्रश्न को हम देखें। देखने का मतलब यह है कि प्रश्न की डिमांड क्या है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रश्न की डिमांड का मतलब है कि प्रश्न हमसे क्या पूछना चाह रहा है। प्रश्न जितने भागों में वर्गीकृत होता है, जो हमारा आंसर है ना, वो भी उतने भागों में ही वर्गीकृत होना चाहिए। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात यह है कि जो हम कीवर्ड लिखेंगे ना, प्रत्येक प्रश्न में कीवर्ड होते हैं, मेन मेन कीवर्ड, उनको रेखांकित आप करें। अब एक फीमेल शिक्षार्थी है, वो फीमेल शिक्षार्थी ये कह रही थी कि सर जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो क्या हम मल्टीपल कलर के पेन यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। बहुत हद तक मैं आपसे यही कहूँगा कि बॉल पेन का प्रयोग करें, वो भी ब्लू कलर का। अगर संभव हो, यथासंभव हो, तो आप ब्लैक पेन का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ना आपको ग्रीन कलर का प्रयोग करना है, ना आपको रेड कलर का प्रयोग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अलग अलग कलर के जो पेन हैं उनका प्रयोग करने से बचे, और जो प्रमुख कीवर्ड होते हैं उनको आप रेखांकित कर सकते हैं, मतलब उनको हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। जिसके बाद में याद रखें, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जब आप किसी आंसर की शुरुआत करते हो ना, तो अगर आपने आंसर राइटिंग के प्रारंभ में किसी फैक्ट का प्रयोग किया है, फैक्ट का मतलब किसी डेफिनेशन का प्रयोग किया है, किसी बुक का प्रयोग किया है, किसी थिंकर का प्रयोग किया है, या किसी थ्योरी का प्रयोग किया है, आपका जो वो आंसर है ना, वो स्कोरिंग हो जाएगा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि अब जैसे हम समाजशास्त्र के विकास की चर्चा करें, ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत कम पढ़ा है ना, आंसर राइटिंग तो वो भी कर सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत अच्छे से और डिटेल्स में पढ़ा है ना, तो वो शुरुआत यही से करेगा कि काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। वो है ना 1838 का प्रयोग करेगा, वो प्रबोधन काल का प्रयोग करेगा, वो फ्रांस की राजनीतिक क्रांति का प्रयोग करेगा, वो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का प्रयोग करेगा। समाजशास्त्र अंतःक्रिया अंतर संबंध परिणाम और उनकी दशाओं का अध्ययन है, वो इसका प्रयोग करेगा। तो कुल मिलाकर जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जब आप आंसर की शुरुआत करते हो, डेफिनेशन का प्रयोग करें, किसी फैक्ट का प्रयोग करें, एग्जाम्पल्स का प्रयोग करें, या कोई समसामयिक उदाहरण है उसका आप प्रयोग करें, ठीक है। किस तरीके से करना है एक प्रश्न में मैं आपको बताऊंगा, है ना। जिसके बाद में हमारे जेहन में ये बात होनी चाहिए कि हमें किसी भी आंसर को 3 भागों में वर्गीकृत करना है। जैसे इसका जो पहला भाग होता है वो भूमिका होती है, दूसरा भाग होता है जिसे हम मेन बॉडी कहते हैं, तीसरा भाग होता है वो कंक्लूजन यानी निष्कर्ष होता है। हाँ, ये जो है ना, उत्तर आपके बिंदुवार होने चाहिए, और आप जो पैराग्राफ बनाओ ना, वो छोटे छोटे पैराग्राफ होने चाहिए। जैसे हम पूछे समाजशास्त्र के विकास से संबंधित ही पूछ लिया जाए कि समाजशास्त्र के अर्थ को स्पष्ट करते हुए इसकी विशेषता, इसका क्षेत्र, ठीक है ना, इस पर प्रकाश डालिए। तो समाजशास्त्र का सबसे पहले हमें अर्थ लिखना है, फिर जिसके बाद में हमें समाजशास्त्र की विशेषता लिखनी है, और फिर जिसके बाद में हमें समाजशास्त्र का क्षेत्र लिखना है।
यानी स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तो सबसे पहले अगर प्रश्न में मीनिंग पूछा गया है ना, तो मीनिंग हमारा पहले नंबर पे आना चाहिए। जिसके बाद में अगर स्कोप पूछा गया है तो स्कोप आना चाहिए, और फिर जिसके बाद में विशेषता पूछी गई है तो तीसरे नंबर पर विशेषता आनी चाहिए। ठीक है। और जो पैराग्राफ है ना, वो पैराग्राफ आप छोटे छोटे बनाएं। ऐसा नहीं है कि मान लेते हैं कि आपने 8 से 10 लाइन का पैराग्राफ बना दिया, तो वो पढ़ने में भी एक बोरियत जैसा फील देगा, है ना। अगर छोटे छोटे पैराग्राफ होंगे, एग्जामिनर की जो दृष्टि है ना, वो उन पे अच्छे से जाएगी। आकर्षित करते हैं ये चीज़ें। ठीक है। प्रत्येक बिंदु पर अलग अलग विचार रखें और एक ही बात को बार बार ना दोहराएं, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। मान लेते हैं कि कोई प्रश्न आपसे पूछा गया है और 250 शब्दों में लिखना है, आपको केवल ही 100 शब्द आते हैं ना, तो 100 शब्द है ना, उनको ही बेहतर ढंग से लिखें। ऐसा नहीं है कि जो आपने इंट्रो में लिखा वही मेन बॉडी में लिख रहे हो और उसी लाइन का प्रयोग आप निष्कर्ष में कर रहे हो। ऐसा फिर वो आपका स्कोरिंग नहीं रहेगा, यहाँ तक कि नंबर है ना कटने की प्रबल संभावना है। जिसके बाद में शीर्षक और उपशीर्षक है ना, इनका प्रयोग करें। जैसे आगे बताऊंगा शीर्षक और उपशीर्षक का। ठीक है। फिर जिसके बाद में एक ही रंग के पेन से अंडरलाइन करें, जैसा कि मैं आपको बता चुका। 1 मिनट। कुल मिलाकर इस बात का विशेष ध्यान रहे कि जो अलग अलग कलर के पेन है ना, उनका प्रयोग आप नहीं कर सकते। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस प्रश्न में डायग्राम बना सकता हूँ, इस प्रश्न में फ्लो चार्ट बना सकता हूँ, या इस प्रश्न में मैं टेबल बना सकता हूँ, तो आप बना सकते हो। क्योंकि जब हम अनुसंधान करते हैं ना, तो अनुसंधान में जो टेबल्स होती है, टेबल्स को बहुत ज़्यादा वरीयता दी जाती है। एक ऐसा शिक्षार्थी जो अपने अनुसंधान में टेबल्स का प्रयोग करता है, उसको एक अच्छा स्कॉलर माना जाता है। तो क्योंकि टेबल होती हैं वो हमें समझ पैदा करती हैं। जैसे साथियों, हम हिरार्की ऑफ साइंस की चर्चा करें, अब एक तो अपन इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखते हैं हिरार्की ऑफ साइंस को, कि मिस्टर ऑगस्ट काम्टे हैं जो विज्ञानों के संस्करण की बात करते हैं, उन्होंने विज्ञानों को अलग अलग भागों में बांटा है। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला भी बना रखा है। जैसे साथियों, MAPCBS, ठीक है ना। सबसे ऊपर ही ऊपर जो फर्स्ट नंबर पे रखते हैं वो है मैथ। एम का मतलब मैथ, ए का मतलब एस्ट्रोनॉमी, दूसरे नंबर पर एस्ट्रोनॉमी आ गया, तीसरे नंबर पर पी से फिजिक्स हो गया यानी भौतिकी, चौथे नंबर पर आपका केमिस्ट्री हो गया, है ना, केमिस्ट्री यानी रसायन, फिर पांचवें नंबर पर बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान हो गया, और सबसे नीचे है ना वो सोशियोलॉजी हो गया। अब मान लेते हैं कि अपन इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखे कि ऑगस्ट काम्टे ने विज्ञानों के वर्गीकरण में 6 विषयों को शामिल करते हैं। सबसे पहले वो गणित शास्त्र को रखते हैं, जो गणित शास्त्र है, उसके बाद में खगोल शास्त्र आएगा, फिर भौतिक शास्त्र आएगा, फिर जिसके बाद में रसायन आएगा, फिर बायोलॉजी आएगा, फिर सोशियोलॉजी आएगा। जो खगोल शास्त्र है वो गणित शास्त्र पर निर्भर है, फिर जिसके बाद में जो फिजिक्स है वो एस्ट्रोनॉमी पर निर्भर है, रसायन है वो फिजिक्स पर निर्भर है, बायोलॉजी है वो केमिस्ट्री पर निर्भर है, और समाजशास्त्र है वो सभी पर निर्भर है। एक तो एक इस तरीके से लिखा जा सकता है। एक आप ये लगा लीजिए, इस तरीके का टेबल बना लीजिए। ठीक है। इस तरीके का आप टेबल बना लीजिए, है ना। इस तरीके से आप टेबल बना लीजिए। टेबल बना के और फिर अलग अलग भागों में वर्गीकृत कर लीजिए। एक टेबल आप इस तरीके से बना लीजिए, है ना। सबसे पहले आप मैथ लिख दीजिए। मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में ही लिखूंगा, है ना, आपको पूरा गणित शास्त्र लिखना है। मैथ लिख दिया, फिर खगोल शास्त्र लिख दिया, फिर भौतिक शास्त्र लिख दिया, फिर रसायन शास्त्र लिख दिया, फिर जीव विज्ञान बायोलॉजी लिख दिया, फिर सोशियोलॉजी लिख दिया। अब इसके आगे आप लिखे स्वतंत्र विज्ञान, है ना, स्वतंत्र विज्ञान। ठीक है। फिर जिसके बाद में एस्ट्रोनॉमी लिखे गणित शास्त्र पर निर्भर, फिर जिसके बाद में लिखे खगोल शास्त्र पर निर्भर, फिर जिसके बाद में लिखे भौतिक शास्त्र पर निर्भर, फिर जिसके बाद में लिखे रसायन शास्त्र पर निर्भर, और फिर जिसके बाद में लिखे कि उपरोक्त सभी विषयों पर निर्भर। और फिर नीचे आप ऐसा करके और यहाँ पर ये लिख दीजिए कि
ये जो सिद्धांत है ये परतंत्रता से, सॉरी, स्वतंत्रता से परतंत्रता, है ना। यह जो सिद्धांत है ये स्वतंत्रता से परतंत्रता की तरफ अग्रसर होता है, जिसमें शीर्ष का विषय, समझो मेरी बात को, जिसमें शीर्ष का विषय एक स्वतंत्र विज्ञान है और सबसे अंतिम विषय समाजशास्त्र, जो सभी विषयों पर निर्भर रहता है। अब आप देखिए, ये जो मैंने बताया है इसको अगर हम टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखते ना, इसको अगर हम टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखते तो यही बातें कम से कम 5-6 लाइनों में लिखी जा सकती थी, ठीक है ना। एक लंबा हो जाता, वहीं हमने टेबल बनाकर इसको एक्सप्लेन किया तो ये कितना आसान हो गया। कुल मिलाकर मैं आपसे ये कहूँगा कि जहाँ डायग्राम बनाना है, खैर हमारी सोशलॉजी में ज़्यादा डायग्राम नहीं होता, मेनली फ्लो चार्ट जरूर होता है, फ्लो चार्ट का आप प्रयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे समाजशास्त्र के अर्थ की बात करें तो ये आप सोशियस लिख दीजिए, है ना, ये आप सोशियस लिख दीजिए, इस तरीके से बना सकते हो आप, है ना। मैं यहाँ पर बात करूँ, जैसे समाजशास्त्र के अर्थ की बात करें, ये आप सोशियस लिख दीजिए और फिर जिसके बाद में ये आप लोगस लिख दीजिए, है ना। और फिर इसके इसके बीच में ये आप लैटिन लिख दीजिए, है ना। और इसके बाद में ये ग्रीक लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है ना लोगस, इसके बीच में आप विज्ञान लिख दीजिए, है ना। और सोशियस, इसके आगे आप ब्रैकेट करके समाज लिख दीजिए और फिर नीचे आप इस तरीके से डॉट बना के कि समाजशास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस और लोगस, ठीक है, जिसका मतलब होता है समाज का अध्ययन या समाज का विज्ञान, क्योंकि लैटिन और ग्रीक है ना उसका प्रयोग हम यहाँ पर ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना। तो इस तरीके से जब हम आंसर का प्रेजेंटेशन करते हैं तो एक समझ डेवलप होती है, वो स्कोरिंग बनता है। फिर जिसके बाद में, हाँ, तथ्य, फैक्ट, आंकड़े, रिपोर्ट और उदाहरण इत्यादि का प्रयोग करें। पहले देख लेना आंसर को कि हमारे पास एग्जाम्पल प्रस्तुत करने के लिए शब्द हैं या नहीं है। पता चले कि हमने केवल एक एग्जाम्पल में ही पूरा कर दिया, वो नहीं होगा, है ना। और समाजशास्त्र में विचारक और उनके सिद्धांत ये प्रभावशाली बनाते हैं किसी भी आंसर को, ठीक है। कंटेम्प्रेरी इशू से जोड़कर, अब जैसे हम लेजिटिमेशन क्राइसिस की बात करें, वैधता के संकट की, है ना, वैधता के संकट की बात करें तो वैधता के संकट की बात मिस्टर यूर्गेन हैबरमास करता है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अभी वर्तमान समय में जैसा कि देश के अलग अलग एरियाज में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो भाई ये लेजिटिमेशन क्राइसिस ही तो है, क्योंकि जो सरकारी संस्थाएं हैं ना अपना विश्वास खो चुकी है, उनकी कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह आ गया है। तो कोशिश ये रहे कि कंटेम्प्रेरी इशू से जोड़ते हुए हमें एग्जाम्पल प्रस्तुत करने हैं। एक पक्षीय टिप्पणी ना करें। अगर आपसे समालोचना पूछा गया है ना और आपसे राय पूछी गई है, यानी कोई हाइपोथेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप केवल ही नेगेटिव बातें कर रहे हो, दोनों पक्षों का आप रखें, है ना, पक्ष और विपक्ष। फिर जिसके बाद में ये मैं आपको बता चुका कि कोई प्रश्न पूछा गया है, जितनी बातें पूछी गई है ना सारी बातों को आंसर में हमें कवर करना है। शब्द सीमा का विशेष तौर पर ध्यान रहे, पता चले कि हमने इंट्रो में ही पूरा जो पेज और पूरा स्पेस है ना वो हमें काम में ले लिया। टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रहे, भाषा सरल, स्पष्ट और शुद्ध होनी चाहिए। एक ये साथियों, कईयों की राइटिंग है ना, कईयों की जो राइटिंग है वो अच्छी नहीं होती और कई लोग हैं ना वो बहुत अच्छा लिखते हैं, हालांकि राइटिंग का प्रभाव पड़ता है लेकिन इतना प्रभाव नहीं पड़ता है और आप कुछ कर भी नहीं सकते। 1 महीने में, 2 महीने में, 5 महीने में राइटिंग अच्छी थोड़ी हो सकती है। हाँ, इतना है कि आप धीरे धीरे सिस्टमेटिक ढंग से शब्दों को आप दूर दूर लिखें। कईयों की ऐसी घसीट लिपि होती है, चीटी टाइप के लिखते हैं, जैसे मैं भी लिखता हूँ, है ना। तो सुंदर लिखें, भले ही 250 शब्दों का जो आंसर है वो 200 शब्दों में हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ेगी। कॉफ़ी भरने की जो हमारी ये चली आ रही है ना साइकोलॉजी कि जितनी ज़्यादा कॉफ़ी भरेंगे उतने नंबर मिलेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं है।
यहाँ पर सरकारी जॉब के लिए है ये, ठीक है। तो भाषा सरल होनी चाहिए, सरल शब्दों का प्रयोग करें। अब जैसे कई बार क्या होता है ना कि आम बोलचाल भाषा में हम कुछ शब्द ऐसे बोल देते हैं वो यूनिवर्स नहीं होते, वो क्षेत्रीय होते हैं। क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग कम करें। जैसे आपके ये है ना, हिंदी में पूछा गया है, जब हिंदी वाले सिलेबस को देखते हैं ना, तो यहाँ पर ये है उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां, है ना। यहाँ पर क्षेत्रीय शब्दों का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि भाई ये तो हो सकता है कि इसमें फोक कल्चर के बारे में पूछे, हो सकता है कि जो फोक वर्ड्स होते हैं उनके बारे में पूछे, तो यहाँ पर आप प्रयोग कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप केवल यूनिवर्स शब्दों का, यूनिवर्स का मतलब होता है सर्वमान्य शब्द जो सभी जगह चलते हैं, है ना। निष्कर्ष सकारात्मक और समाधान परक होना चाहिए और साफ सुथरी लिखावट हो, और एक बार जो प्रश्न है उसका जब आप आंसर देते हो ना, तो उसको एक बार आप देख ले कि कहीं कोई छूटा तो नहीं है ना। ये लो साहब, ये कुछ बातें हैं। अब देखो, जैसा कि एक ये प्रश्न है ना, आप समझना 250 शब्दों का प्रश्न है, और ये प्रश्न मैंने बनाया है इस तरीके से। पूरे सिलेबस को कवर करते हुए मैं 90 प्रश्न आपको दूंगा, लगभग 90, ज़्यादा भी दे सकता हूँ, है ना। लेकिन इतना विश्वास करें कि इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे साथियों एक प्रश्न ये पूछा गया है, मैं जो है ना निर्देश है उनको एक बार यहाँ पे मैं खोल लेता हूँ। जैसे ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं। समाजशास्त्र के अर्थ और इसकी प्रकृति है उसकी विवेचना करो, और ये लिखना है आपको 250 शब्द में। जो आपकी आंसर शीट होगी ना, जो आपकी आंसर शीट होगी उसमें स्पेस दे रखा होगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जो देखा है उसमें स्पेस होता है। अभी पता नहीं ये लोग कुछ बदलाव करते हैं या नहीं करते, लेकिन उसमें प्रॉपर स्पेस होता है। स्पेस से हमें पता लग जाता है कि इतना हमारे पास स्पेस है, और ये जो स्पेस है इसमें ही हमें आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, समाजशास्त्र से आप क्या समझते हो, अर्थ और प्रकृति। देखो 3 बातें हैं अब इसमें। पहली बात तो समाजशास्त्र से आप क्या समझते हो, प्रश्न का एक पोर्शन ये हो गया, जिसके बाद में समाजशास्त्र का अर्थ क्या है और समाजशास्त्र की प्रकृति। तो हमें याद रखें, मैंने जैसा कि कहा कि जितने पोर्शन में आपका प्रश्न होता है ना, आंसर के भी उतने ही पोर्शन होने चाहिए। तो सबसे पहले हम समाजशास्त्र से क्या समझते हैं, ये देखो। जैसा कि मैंने कहा, तीसरे नंबर का पॉइंट, ये जो तीसरे नंबर का पॉइंट है, तीसरे नंबर के पॉइंट में साफ लिख रखा है कि जब आंसर की शुरुआत करो ना, तो वो प्रभावशाली इफेक्टिव स्टार्टिंग होनी चाहिए। इफेक्टिव स्टार्टिंग का मतलब है कि शुरुआत या तो परिभाषा से हो, किसी फैक्ट से हो, किसी उद्धरण से हो, किसी रिपोर्ट से हो, या किसी समसामयिक एग्जाम्पल से हो। तो यहाँ पर जो मैंने आंसर की शुरुआत करी है, आंसर की शुरुआत ही मैंने डेफिनेशन से करी है। आंसर की जो शुरुआत करी है ना, मैंने डेफिनेशन यानी परिभाषा से करी है। प्रश्न पहला पोर्शन ये है कि समाजशास्त्र से आप क्या समझते हो। तो देखिए, ऑगबर्न और निमकॉफ के अनुसार समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन, उससे संबंधित सांस्कृतिक, प्राकृतिक, पर्यावरणीय, वंशानुगत एवं सामूहिक कारकों का वैज्ञानिक अध्ययन है। जैसे ही एग्जामिनर इस लाइन को देखेगा, कॉपी चेक करने वाला कोई एग्जामिनर इस लाइन को देखेगा ना, सबसे पहले उसके दिमाग में तुरंत ना ये बात आ जाएगी कि ये शिक्षार्थी की तैयारी शानदार है। अब जैसे हम पूछ ले समाजशास्त्र से आप क्या समझते हो, डायरेक्ट ये लिख दे कि समाजशास्त्र जो समाज का अध्ययन करता है, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है, सामाजिक व्यवहारों का। ये तो कॉमन बातें हो गई। ये बात तो हम सभी जानते हैं ना। तो आंसर की जब आप शुरुआत करो ना, तो किसी फैक्ट से करें। फैक्ट बुक भी हो सकती है, डेफिनेशन भी हो सकती है, कोई थिंकर भी हो सकता है, ठीक है। तो पहला फैक्ट तो ये हो गया, समझिए आप इस चीज को। मैंने एक फैक्ट तो इसमें ये शामिल कर दिया, है ना। फिर जिसके बाद में दूसरा फैक्ट है ना, मैंने आगस्ट काम्टे को शामिल कर दिया, ठीक है। और तीसरा फैक्ट मैंने सामाजिक भौतिकी को शामिल कर दिया। चौथा फैक्ट है ना, मैंने 1838 को शामिल कर दिया। अब आप देखो, 250 शब्द का प्रश्न
जिसका 250 शब्द में आंसर देना है। इसका जो इंट्रो यानी जो भूमिका 67 शब्द की है। मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS वर्ड में है ना, ये मैंने मेजरमेंट किया है, ये टोटल 67 वर्ड है। केवल ही 67 शब्दों में हम डेफिनेशन भी ले आए, हमने कामटे को भी शामिल कर लिया, हमने उससे संबंधित उनके जो स्टडी है ना उनको भी शामिल कर लिया। अब 4 फैक्ट आ गए। 100% पूरी संभावना है कि यहाँ जो आपको नंबर मिलेगा ना भाई साहब, इंट्रो में आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, कोई एक आध नंबर ग्रामेटिकल एरर, कोई ऐसा अशुद्धि या राइटिंग वगैरह का कट सकता है, बाकी यहाँ पर लिखावट से नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि प्रश्न का जो पहला पोर्शन होता है वो भूमिका का होता है, दूसरा पोर्शन होता है ना वो मुख्य भाग का होता है, और तीसरा पोर्शन होता है वो भाई साहब निष्कर्ष का होता है। तो याद रखें, पहला भूमिका हो गया जिसमें हमने लिख लिया समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, समाजशास्त्र के अर्थ। अब याद रखें, समाजशास्त्र के अर्थ में वही सोशियस और लोगस। समाजशास्त्र लैटिन भाषा के सोशियस तथा ग्रीक भाषा है ना, ग्रीक भाषा के लोगस यानी विज्ञान से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है समाज का वैज्ञानिक अध्ययन। इसका उद्देश्य सामाजिक संबंध, संस्था, सामूहिक प्रक्रिया, सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करना है। केवल ही 45 शब्द का है। अब यहां पर आप वो जो है ना आरेख बना सकते हो, इस तरीके से भी लिख सकते थे यहाँ पर ना, आप इस तरीके से भी लिख सकते थे। ठीक है, अब ये कहाँ से लिखना है वो भी बताऊंगा, इस तरीके से भी लिख सकते थे है ना, ये भी आप लिख सकते थे। ये लैटिन हो गया, जिसके बाद में ये ग्रीक हो गया। ठीक है, फिर जिसके बाद में ये समाज हो गया, और फिर जिसके बाद में ये विज्ञान हो गया। फिर एक छोटा सा इनके बीच में आप यूं कर देते, रूपांतरण हुआ दोनों में, तो ये क्या हो गया, सोशियोलॉजी हो गया। आप ये लाइन की बजाय ये भी लिख सकते थे। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूं ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूं। तो यहां पर जो सेकंड पोर्शन है, सेकंड पोर्शन में हम समाजशास्त्र के अर्थ के बारे में चर्चा कर चुके। ठीक है, यहां पर भी फैक्ट का प्रयोग किया है, यहां पर भी सोशियस और लोगस है ना, इसमें फैक्ट का प्रयोग किया है। फिर तीसरे नंबर पर यह पूछा गया है समाजशास्त्र की प्रकृति, तो ध्यान रखें प्रकृति में भी फिर मैंने फैक्ट का प्रयोग किया है, प्रकृति में भी मैंने फैक्ट का प्रयोग किया है। लुंडबर्ग के अनुसार समाजशास्त्र वैज्ञानिक विधि के द्वारा प्राप्त मानव के सामाजिक व्यवहारों से संबंधित सामान्यीकरण का अध्ययन है। इसकी प्रमुख विशेषता निम्नलिखित है। ये सारी विशेषताएं कर दी। यह समाज का विज्ञान है, वैज्ञानिक पद्धति है, सामान्य विज्ञान है, ठीक है, सैद्धांतिक अनुभवजन्य है, वैल्यू न्यूट्रल होता है, यानी मूल्यों का प्रभाव है ना समाजशास्त्र का नहीं पड़ता। ठीक है ना, मूल्यों का मतलब इंडिविजुअल कंटेंट, गतिशील समाज, सामाजिक परिवर्तन, इनका अध्ययन करता है। दूसरे नंबर पर आपसे इसकी प्रकृति पूछी गई है ना, अतः यहां ये भी लिख सकते हो, अतः समाजशास्त्र, ये भी लिख सकते हो, अतः समाजशास्त्र की जो प्रकृति है ना वो क्या होती है, वैज्ञानिक होती है। ठीक है, दो हो गया। फिर सबसे लास्ट में निष्कर्ष लिख दो। अब ध्यान रखें, जब हम निष्कर्ष लिखते हैं ना, निष्कर्ष लिखते समय जो कंटेम्प्रेरी मुद्दे यानी वर्तमान मुद्दे होते हैं ना उनको आप जरूर शामिल करें। जैसे हमने ये तो लिख, वैज्ञानिक तो है, अब इसमें हम प्रबोधन को शामिल ना करके याद रखें नगरीकरण को शामिल करें, इसमें आधुनिकीकरण को शामिल करें, इसमें हम पश्चिमीकरण को शामिल करें। ठीक है, इसमें हम विभिन्न पॉलिसी और उनके मेकिंग को शामिल करें, इसमें हम समावेशी विकास को शामिल करें। ठीक है, इसमें डिजिटलीकरण को शामिल करें। भाई इन्हीं का ही तो वैज्ञानिक अध्ययन है ये आपका निष्कर्ष हो गया। अब देखो यहां पर हमने तीनों बातों को शामिल कर लिया। समाजशास्त्र से आप क्या समझते हैं, समाजशास्त्र का अर्थ, समाजशास्त्र की प्रकृति, खूब इसमें फैक्ट भरे हैं। अगर ये प्रश्न 125 नंबर का है ना, सॉरी, ये प्रश्न आपका 25 नंबर का था। ठीक है, पूरी संभावना है, मैं कह रहा हूं कोई ग्रामेटिकल एरर, राइटिंग वाइटिंग का अगर कोई प्रभाव ना पड़ा ना, आराम से इसमें 21 से 23 नंबर,
इस प्रश्न में आपको मिलेंगे, क्योंकि हमने इसमें सब कुछ शामिल कर लिया। अब ध्यान रखें, अब फिर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है, जैसा कि मैंने कहा कि प्रश्न को अलग अलग भागों में वर्गीकृत करना है, ठीक है। प्रश्न की जो भूमिका है वो भी बनानी है, इनका ये तो मैंने केवल एक संकेत के लिए प्रयोग किया है, इनका प्रयोग मत करना आप, ठीक है। अब ये देखो, ये कितना छोटा सा पैरा है, ये कितना छोटा सा पैरा है, कोई ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ थोड़ी है ना। तो ये भूमिका, आपको भूमिका नहीं लिखनी है, कॉपी में भूमिका नहीं लिखनी है, ये मैंने केवल समझ के लिए है। जो मुख्य भाग है ना, ये आपको नहीं लिखना है, ठीक है। और जिसका, हाँ, आप चाहो तो निष्कर्ष लिख सकते हो। अब ये जो निष्कर्ष है ना, निष्कर्ष को आप ऐसे भी, जैसे ये लाइन है ना, निष्कर्ष के सामने से मैंने स्टार्ट करी है, ये लाइन है, ये यहां से भी स्टार्ट हो सकती थी। आपने निष्कर्ष लिखा, और जैसे आपने ये निष्कर्ष लिखा है ना, और निष्कर्ष को आप इस तरीके से डिब्बे में बंद कर सकते हो, इस तरीके से ब्लॉक में बंद कर लो, या फिर आप निष्कर्ष लिख के, जैसे ये निष्कर्ष हुआ है ना, ऐसे लाइन खींच के और ऐसे भी आप करके, और नीचे से आप शुरुआत कर दो, ठीक है। और ये जैसे समाजशास्त्र की प्रकृति है, आप चाहो तो इसको डिब्बे में भी बंद कर सकते हो, और आप चाहो तो इसके नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हो। जैसे समाजशास्त्र का अर्थ है, तो वही बात है कि आप चाहो तो डिब्बे में बंद कर दो, या इसके आगे अंडरलाइन कर दो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैंने ये पॉइंट लिखे हैं, आप चाहो तो यहाँ पर एक कर सकते हो, है ना। ये वाला एक ज़्यादा अच्छा रहता है ना, 1 2 3 4 5 और 6, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। तो ये है ना, आपका जो आंसर राइटिंग का जो शैली है, वो आंसर राइटिंग का शैली इस तरीके से होना चाहिए। मैं यूं कहूँगा कि इस तरीके से आप लिखोगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे। अब सुनो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो प्रैक्टिस सेशन होगा ना, उस प्रैक्टिस सेशन में टोटल 90%, ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक आध कम भी हो सकते हैं, उस पर मत जाना, है ना। मैं, जैसे साथियों, आज मैंने 3 प्रश्न दे दिए, है ना। किस तरीके से कार्यक्रम होगा मैं बता दूं, मैंने आज 3 प्रश्न दे दिए, और कल इन 3 प्रश्नों का मॉडल आंसर आपको दे दिया, है ना। एक दिन मैं आपको एक दिन पहले प्रश्न दूंगा, और अगले दिन उन प्रश्नों का मॉडल आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा इस तरीके से, यानी आपको ये प्रश्न दे दूंगा और अगले दिन मैं इसका आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। जिस दिन मैं आपको प्रश्न प्रोवाइड करवाऊं, उस दिन आपको घर पे क्या करना है, उसका आंसर लेखन का अभ्यास करना है, ठीक है। फिर आप यूं कहोगे कि गुरुजी, आंसर लेखन का हम अभ्यास कहाँ से करें। मैंने जो आपको बेंच दिया है, उस बेंच में 2 फोल्डर हैं, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा। जो प्रारंभिक परीक्षा के जो वीडियोज है ना, मैंने इन तमाम टॉपिक के बारे में वीडियो बना रखे हैं। ये जो आपके 9 यूनिट है ना, इन 9 यूनिट में से एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जिसका वीडियो ना हो। अब जैसे साथियों, मान लेते हैं कि मैंने ये प्रश्न आज इस टॉपिक को कवर कर लिया, मैंने एक प्रश्न में इस टॉपिक को, तो इसकी आपको क्लास देखनी है। पहले क्लास देखो, और फिर जिसके बाद में आंसर राइटिंग करो। मैंने क्लास को उसी तरीके से डिजाइन किया है, तभी तो मैं आपसे कहता था ऑब्जेक्टिव मत पढ़ो, डेस्क्रिप्टिव पढ़ो। अब जिसने डेस्क्रिप्टिव पढ़ा है, जिसने डिटेल्स में पढ़ा है, जिसने कंसेप्ट क्लियर किए हैं, वो तो बहुत अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग कर पाएगा। तो जो आपको आंसर राइटिंग करनी है ना, जो आपको मैं होमवर्क, एक तरीके से इसको होमवर्क बोल सकते हैं ना, मैं आपको होमवर्क दूंगा ना, वो आपको इन क्लासेस से करनी है आंसर राइटिंग। अगले दिन मैं आपको मॉडल आंसर दूंगा। मॉडल आंसर जब आप देखोगे, तो आप स्वयं इस बात का आकलन करना कि मेरे से गलती कहाँ हुई है। सर ने कहाँ डेफिनेशन से शुरुआत करी है, सर ने कहाँ बुक से शुरुआत करी है, सर ने कहाँ किस थिंकर से शुरुआत करी है, मैंने क्यों नहीं करी, मुझे भी ये करनी चाहिए थी, ठीक है। हाँ, इसमें एक और बात है, जैसे साथियों मैंने कहा कि हमारे यहाँ हर तीसरा कैंडिडेट है ना, उसका प्रारंभिक परीक्षा जीआईसी क्वालिफाई हुआ है। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो नए हैं, सभी की कॉपी चेक करना पॉसिबल नहीं है, सभी की कॉपी, और ये जो ऑनलाइन प्लेटफार्म है ना, इसमें कॉपी भी चेक नहीं कर सकता, क्योंकि मान लो
पेन और पेपर फॉर्मेट हो तो उसमें कर भी सकते हैं, मार्क भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें कैसे करें, इसीलिए मैं आपको मॉडल आंसर प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप स्वयं अपना परीक्षण करें, ठीक है। और क्या होगा, कैसे रूपरेखा होगी, मैं आपको बताना चाहता हूँ। रोजाना 3 प्रश्न होंगे, तीनों फॉर्मेट के, ज़्यादा भी हो सकते हैं या किसी एक फॉर्मेट के भी हो सकते हैं। मेरे मेरे ऊपर जो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है सभी यूनिट को कवर करना, सभी टॉपिक को कवर करना, ठीक है। पहले दिन आपको क्वेश्चन दूंगा, अगले दिन मॉडल आंसर दूंगा। और फिर ध्यान रखें, हाँ ये और ध्यान रखें, देखो मैं ये बात आपको बताना भूल गया, जैसे मैंने यही क्वेश्चन दे दिया और ये एग्जाम में आ भी गया और आपने सबने, या यूं मान सकते हैं कि लगभग 50% स्टूडेंट ने सेम यही आंसर लिख दिया, स्कोरिंग नहीं होगा, वो आंसर है। मान लो सारे ही लोग आगबर्न और निमकॉफ से शुरुआत कर देंगे इस प्रश्न की, और आएगा ये प्रश्न, नंबर नहीं देगा, एग्जामिनर यूं कहेगा कि इन्होंने तो सबने ही रट्टा मारा है, सबने ही नकल करी है। जो है ना, लिखने की शैली है ना वो अलग अलग हो सकती है। जैसे मैंने आगबर्न से शुरुआत की है ना, तो कुछ स्टूडेंट एलएफ वार्ड से कर सकते हैं, समाज शास्त्र समाज का विज्ञान है, कुछ गिडिंस से कर सकते हैं, समाज शास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है, कुछ वेबर से कर सकते हैं, समाज शास्त्र सामाजिक क्रियाओं का विवेचनात्मक बोध कराता है, ठीक है ना। समाज शास्त्र कलात्मक विज्ञान है, कुछ कूले से कर सकते हैं, है ना। समाज शास्त्र अंतःक्रिया अंतर संबंध परिणाम और उनके दशाओं की बात करता है, कुछ गिन्स वर्ग से शुरुआत कर सकते हैं। कॉपी मत करना, हूबहू आंसर की कॉपी मत करना। मैं जो मॉडल आंसर दूंगा ना, मॉडल आंसर केवल आपकी समझ के लिए होगा। जैसे मैंने थिंकर से, यहाँ आगबर्न और निमकॉफ से शुरुआत करी है, आपके आंसर की शुरुआत किसी दूसरे विचारक से हो सकती है। हाँ, इस क्वेश्चन का जो आंसर है ना, इसमें मुश्किल से 20 से 25% हम कॉपी कर सकते हैं, 20 से 25%, लेकिन हम पूरे को हूबहू कॉपी नहीं कर सकते। इसीलिए याद रखना कि आंसर लिखने की जो शैली होती है ना, वो सबकी अलग अलग होगी। मैं केवल समझ डेवलप करूंगा, ठीक है। कंसेप्ट आपके, यानी कहाँ से आंसर लिखना है, वो आपके क्लासेस से पता चलेंगे। क्लासेस मतलब वीडियो क्लासेस से। वीडियो क्लासेज में नोट्स मत बनाना, अब लिखने मत बैठना। लिख तो चुके हो आप तो समझ डेवलप करनी है आपको, ठीक है। किस तरीके से आंसर लिखने हैं वो आपको वीडियो क्लासेस से पता चलेंगे, कैसे आंसर लिखने हैं वो मैं मॉडल आंसर दूंगा, उससे पता लगेगा आपको, ठीक है। फिर जिसके बाद में अलग अलग कलर का पेन का यूज मत करना, और पर्सनल किसी की कॉपी है वो चेक नहीं हो सकती, है ना, और नहीं करूंगा पर्सनल कॉपी चेक, वो संभव ही नहीं है। जिसके बाद में, हाँ, जो जैसे मैंने ये प्रश्न दिया है ना, एक एक प्रश्न दिया है, लगभग 20 से 25 वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है, आपकी सुविधा के लिए। 20 से 25 स्टार्टिंग के जो 25 प्रश्न है ना, उनको उनके वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें। बाकी जो और रिमेनिंग क्वेश्चन बचेंगे उनके मॉडल आंसर दूंगा। फिर नोट्स नहीं बनाने हैं, और हाँ, जिसमें हम हिंदी निबंध को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि सोशियोलॉजी के अलावा मुझे आता ही नहीं है। और जिसके बाद में, हाँ, एक एक ये था कि जैसे माध्यम है हिंदी का, भाई इंग्लिश वाले तो इंग्लिश ही यूज करेंगे, किसी का माध्यम है हिंदी का, क्या वो अंग्रेजी के शब्दों का भी यूज कर सकता है? बहुत कम। जैसे ये याद रखें, सोशियस और लोगस है ना, सोशियस और लोगस है। अब मैंने इसमें कितने, मुश्किल से 4 या 5 शब्दों का यूज किया है, उस तरीके से आप कर सकते हो। बाकी इंग्लिश के शब्द यूज करने से बचो। जैसे साथियों शॉर्ट फॉर्म होती है, अब यूपीएससी है ना, यूपीएससी है, तो इस प्रकार के शब्दों का कर सकते हो, है ना। जैसे यूनिसेफ है, आप अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग कर सकते हो। नाबार्ड है, आप अंग्रेजी का NABARD आप कर सकते हो, ठीक है। GIC है, तो आप इस तरीके से जो अंग्रेजी के शब्द है ना उनका प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। ये लो साहब, आपका ये जो पूरा प्लानिंग है वो पूरा प्लानिंग कंप्लीट हो गया। ऐसे साथी जो इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं और मेंस की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, ये मोबाइल एप्लीकेशन है गूगल पे, ये हमने कोर्स जनरेट कर दिया। आप चाहो तो मेंस के लिए ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। ये प्लानिंग रहेगी आपकी, 2 पेपर होंगे, हिंदी और समाज शास्त्र का, है ना। हिंदी है जो 100 नंबर का होगा और समाज शास्त्र है जो 200 नंबर का होगा। हमारी जो क्लासेज हैं
वो इस 200 नंबर के लिए होगी, ठीक है ना। रोजाना पहले दिन प्रश्न दूंगा, अगले दिन आंसर दूंगा, और जिसके बाद में ये पूरे टॉपिक कवर कर दूंगा। सबसे पहले फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे, है ना। तो आपको क्या मैं बता दूंगा, मैं आपको सूचित भी कर दूंगा ग्रुप में, जो हमारा कोर्स का ग्रुप है ना, समझो इसको, जो कोर्स का ग्रुप है उसमें सूचित कर दूंगा कि पहले यूनिट के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अब हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब हम थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ऐसे शिक्षार्थी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, देखो जो शिक्षार्थी स्टार्टिंग से हैं उनके तो मैंने कंसेप्ट अच्छे से करवा दिए, उनको तो दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है ना, वो एडवांस में ना चलें। जैसे अभी पहले यूनिट, अब कल से हम यानी 25 जुलाई से पहले यूनिट का स्टार्ट करेंगे, तो अभी आप केवल पहले यूनिट के एक टॉपिक ये हो गया, दो टॉपिक हो गए, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, है ना। मतलब लगभग 3 दिन, लगभग 3 दिन में लगभग 12-13%, 3 दिन हम ये पहले यूनिट को देंगे, ठीक है। फिर ये छोटा यूनिट है ना। अब जैसे ये तीसरा यूनिट है, इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि थिंकर बहुत है। ये सबसे लंबा यूनिट है ना। तो 30-35 दिन में मैं कंप्लीट करवा दूंगा, है ना। तो अब जैसे पहले यूनिट का, तो आप पहले यूनिट कंप्लीट कर लेना, क्योंकि आंसर राइटिंग आप इसी में से करोगे, है ना। ये लो साहब, ये पूरे जो मैंने बताए हैं सबको अच्छे से देखना, है ना। और ये जो प्रश्न है, भूमि का मुख्य भाग वगैरह आपको नहीं लिखना है, ये मैंने आपकी समझ बनाने के लिए। अब ये जो टोटल प्रश्न है ना, ये लगभग 260 शब्द का है, ठीक है। अब आप देख लीजिए, सार गर्भित इतना प्यारा आंसर, है ना। बाकी और आपका कोई डाउट हो, ठीक है, डाउट हो तो ये व्हाट्सएप नंबर है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, 8690015710, है ना। इसमें आप कॉल कर लेना, ये व्हाट्सएप भी है, ठीक है। बाकी मेहनत करें। मैं यूं कहूँगा कि मैं जो मॉडल आंसर दूंगा ना, 90 के 90 प्रश्नों का मॉडल आंसर दूंगा, लेकिन उनको रटना मत बस। जैसे मैंने कोई विचारक यूज किया, आप कोई विचारक यूज कर लीजिए, मैंने कोई उदाहरण यूज किया, आप कोई, क्योंकि लिखने की शैली सबकी अलग होती है, सबके पास शब्दों का भंडार एक जैसा नहीं रहता, सबका माइंड है ना एग्जाम में एक जैसा नहीं चलता। किसी की सोच बहुत अच्छी होती है, कोई है ना एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करता है, कुछ नहीं कर पाते, बस कॉपी करने से बचना, ठीक है। ताकि मेरी शुभकामनाएं हैं। टोटल 67 + 6 यानी 73 सीटें हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि लगभग अधिकतम 25 शिक्षार्थी है ना, फाइनल सिलेक्शन हमारे यहाँ से होगा। खूब पढ़ें, परमात्मा आपकी मनोकामना पूर्ण करें। बस पॉजिटिव रहें, इधर उधर नहीं कि नोट्स प्रिंट नोट्स करें, ये करें, ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ, फिर वो रोते ही रहते हैं। जैसे कुछ शिक्षार्थी ऐसे थे जो प्री परीक्षा में रोते थे, सर आज क्लास क्यों नहीं आई, सर कोर्स कब तक होगा, सर ये टॉपिक करा दिया था, सर ये टॉपिक छूट गया। उनका हुआ भी नहीं प्री, उनका प्री हुआ, इसी रोने नहीं है। मैं आपके लिए खूब मेहनत करता हूं, दिन रात मेहनत करता हूं, मुझे मेहनत करने से कतई ऐतराज नहीं है। पॉजिटिव रहकर जैसे जैसे मैं निर्देशित करूं वैसे करते जाओ, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे, ठीक है। बाकी धन्यवाद, शुभकामना।